हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो आइए देखते हैं क्या है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? मतलब जो पादप हैं वो लैंगिक प्रजनक है। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते सूंघते तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। मतलब उसकी जो ये विशेषताएं दी हुई हैं पुष्पों की, तो वो सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। मतलब जितने पुष्पीय पादप होंगे जिनमें पुष्प होगा वो सभी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिकीय संरचना तथा पुष्पीय पादपों आवृतबीजियों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग, मतलब जो पुष्प होता है वो आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग होता है। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकट संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक है, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। जो पुष्प है वो मानव के लिए सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ये मतलब क्वेश्चन दिया है, इसको मैं नहीं पढ़ना है। ये पुष्प का डायग्राम दिया गया है जिसमें इसके कुछ भाग दिए गए हैं, जिसमें वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, पंखुड़ी है, परागकोश है, तंतु और बाह्यदल, अंडकोश। ये इसका डायग्राम है, हमें यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकीय एवं भौणकीय, भ्रूणीय, आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो पुष्प है वो आकारिकीय एवं भ्रूणकीय, भ्रूणकीय मतलब भ्रूणीय, आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11th में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 1.1 आपको एक प्रारूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयां होती हैं? तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और ये अंडाशय है। तो ये सब ऐसी संरचनाएं हैं जो एक पुष्प के लिए मतलब उसके लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली इकाइयां होती है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, निषेचन पूर्व संरचना या घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आघक के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। इसमें क्या बताया गया है, पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। ये क्या रहती है, विभेदित एवं विकसित रहती है। मतलब पुष्प में नर एवं मादा जो जनन संरचनाएं
मतलब नर पुमंग संरचना होती है और मादा जायंग। तो ये विभेदित एवं विकसित रहती हैं। इसे याद रखें कि ये जो संरचनाएं होती हैं पुमंग एवं जायंग, ये विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग का तथा जायांग जो होता है वो स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसे याद रखें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का जो गोला होता है वो नर जनन अंग का तथा जो जायांग होता है वो स्त्री मतलब मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। एक विशिष्ट पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। मतलब जो पुंकेसर होता है वो दो भागों में डिवाइड रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है। इसमें जो लंबा होता है और जो पतला जो डंठल तंतु होता है वो तंतु मतलब डंठल तंतु और फिलामेंट कहलाता है। तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाती है। मतलब इसकी जो द्विपालिक संरचना होगी ये परागकोश कहलाती है और इसका ये जो लंबा जो डंठल भाग होता है यही तंतु या फिलामेंट कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। तो इसे भी याद रखें कि पुंकेसरों की जो संख्या है एवं लंबाई है वो विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों से एक एक पुंकेसर एकत्रित करें और उसे एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। तो इसे भी याद रखें, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश क्या होते हैं? द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। तो इसे भी याद रखें, ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश के अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेकों संयोजन को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती हैं जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। तो याद रखें कि जो परागकोश है वो एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी पोलन सेक्स बन जाती है। तो इसे भी याद रखें कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वो आगे डेवलपमेंट करके विकसित होकर परागपुटी मतलब पोलन सेक्स बन जाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। मतलब यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या है? एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। कैसी? गोलाई में प्रकट होती है और यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। मतलब जो लघु बीजाणुधानी होती है वो 4 परतों से क्या होती है? आवृत रहती है। जैसे कि उसकी जो बाह्य त्वचा है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एंडोथीसियम मतलब उसके बाद वाली जो लेयर होती है वो एंडोथीसियम या
एंडोथीसियम, और जो नेक्स्ट जो उसके मध्य की होती है वो मिडिल लेयर या मध्य परत कहलाती है, तथा फिर उसके बाद जो टेपिटम होती है वो मतलब अंदर की होती है, सबसे जो अंदर की जो लेयर होगी वो टेपिटम होगी। जो बाहर की ओर की तीन परतें, मतलब बाहर की तीन ओर की तीन परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं। मतलब जो हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर होगी वो क्या करेगी, वो ये संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है, तथा ये परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। तो ये लाइन अच्छे से याद रखें। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है, मतलब जो लघु बीजाणु धानी की जो सबसे इनर लेयर होती है वो टेपिटम होती है, और जो टेपिटम होती है वह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। तो इसे याद रखें, जो टेपिटम होता है वो विकासशील परागकणों को पोषण देता है, मतलब न्यूट्रिशन देने का ये काम करता है टेपिटम। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो सघन जीव द्रव साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। तो इसे याद रखें कि टेपिटम की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो सघन जीव द्रव से भरी होती हैं और सामान्यतः एक या अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं, ये क्वेश्चन है आगे, वो हमको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये लेयर दी हुई है। इसमें हम जो टेपिटम देखते हैं ये सबसे अंदर की लेयर होती है, और फिर ये मिडिल लेयर दी है, मध्य परत, और बाकी ऐसे नाम दिए गए हैं जिन्हें आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, मतलब जब वो परिपक्व नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। तो पहले तो याद रखें कि सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, सजातीय कोशिकाओं का जो समूह है वो बीजाणुजन ऊतक कहलाता है। कुल मिलाकर जो सजातीय मतलब सेल्स का जो ग्रुप होगा या कोशिकाओं का जो समूह होगा वो बीजाणुजन ऊतक कहलाता है। तो जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। फिर नेक्स्ट है लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, मतलब जैसे जैसे परागकोश का डेवलपमेंट होता है, बीजाणुजन ऊतक की जो सेल्स होती हैं, मतलब कोशिकाएं होती हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती हैं। तो इस लाइन को अच्छे से याद रखें कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे। जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है। इसको भी याद रखें कि जैसे कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सघन पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से, इस लाइन को याद रखें कि एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया है वही लघु बीजाणु धानी कहलाती है। जैसे कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, मतलब जैसे कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्ट या चतुष्क कहते हैं। सिंपल। जैसे ही परागकोश परिपक्व, अभी तो परागकोश क्या हो रहा था, अपरिपक्व था, तो अब ये क्या बोला है, जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु धानी एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जैसे ही परागकोश क्या हुआ, परिपक्व हुआ, तो लघु बीजाणु
एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। मतलब लघु बीजाणु ही एक दूसरे से अलग होकर पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इसे याद रखें, जो पराग कणों के रूप में जो विकसित होते हैं वो लघु बीजाणु धानी होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखें कि प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं, मतलब जो परागकण होंगे वो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट है परागण। परागकण क्या है? परागकण, इससे पहले हम कुछ डायग्राम देखेंगे। ये दिए गए हैं कुछ पराग कणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीय परिदृश्य परागकण। ये परागकण है। और फिर ये क्या दिया गया है? एक परागकण चतुष्क का परिवर्धित दृश्य एक लघु बीजाणु का एक परागकण के रूप में परिपक्व होने के विभिन्न चरण। तो इसमें हम देख सकते हैं, ये जो ऊपर दिख रही है एक कायक कोशिका है, फिर उसके नीचे जनन कोशिका है। हम क्या पढ़ना है? परागकण। जो परागकण होता है वो नर युग्मोद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। नर युग्मोद्भेद का जो प्रतिनिधित्व है वो परागकण करता है। यदि आप हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है, या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जो परागकण हैं वो विभिन्न आकार, रंग, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं। क्या होते हैं? जो परागकण हैं वो सामान्यतः गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो इसको याद रखें कि जो परागकण हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं और जिनका व्यास है वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। परागकण में दो परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं। मतलब जो परागकण की जो बाहरी भित्ति होगी वो कठोर होगी, जिसे हम बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। तो इस पॉइंट की, इस लाइन को अच्छे से याद रखें कि परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है वो कठोर होती है और वो बाह्यचोल कहलाती है, जो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिन से बनी होती है जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। तो इसको भी याद रखें कि जो इसकी बाह्य लेयर होती है, बाह्यचोल होती है, यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखें कि अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। मतलब परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। तो ये इस पॉइंट को याद रखें कि परागकण में स्पोरोपोलिन वहां पर एब्सेंट होता है जहां पर जनन छिद्र होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित रहते हैं। जो परागकण होते हैं वो जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। क्यों संरक्षित रहते हैं? क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है जो हमको नहीं पढ़ना, आगे पढ़ते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। अभी तक तो हम परागकण की बाह्यचोल पढ़ रहे थे जो कठोर थी, स्पोरोपोलिन की बनी हुई थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परागकण की आंतरिक परत, जिसे अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली एवं सतत परत होती है। मतलब जो अंतःचोल होगी
परागकण की वो क्या होगी, पतली होगी और सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। तो जो परागकण की जो अंतःचूल होती है वो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव मतलब साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। परागकण का जो जीव द्रव होता है साइटोप्लाज्म होता है वो एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, कायक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। मतलब ये इसमें हमने पढ़ा था ना, एक कायक कोशिका है और जनन कोशिका है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब परागकण क्या बताया गया है, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, कायक कोशिका एवं जनन कोशिका समाहित होती है। इसमें जब जैसे ही परागकण परिपक्व हो जाएगा तो उसमें दो कोशिकाएं, कायक कोशिका एवं जनन कोशिका समाहित होती हैं। कायक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। इसमें क्या बताया गया है, देखते हैं कि इसमें जो कायक कोशिका रहेगी, कायक कोशिका बड़ी होती है जिसमें क्या होता है, प्रचुर खाद्य भंडार एवं मतलब इसमें एक विशाल अनियमित आकृति का कोई केंद्रक रहता है जिसकी कोई मतलब आकृति नियमित नहीं होती है। तो इसमें क्या, कायक कोशिका तो एक बड़ी रहेगी और उसमें प्रचुर खाद्य भंडार और एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका क्या होती है, ये छोटी होती है, क्या होती है, छोटी होती है तथा इसमें तथा कायक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है तथा एक कायक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। यही लिखा हुआ है इधर। इसमें क्या लिखा है, जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। यह तरकु आकृति घने जीव द्रव और एक केंद्रक वाला है। यह तरकु आकृति घने जीव द्रव और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस दो कोशिकीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। तो इसको याद रखें, 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के जो परागकण हैं वो इस दो कोशिकीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय दो नर युग्मकों को बनाते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखें फिर से। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के जो परागकण है वो दो कोशिकीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। दो कोशिकीय चरण मतलब एक तो उसमें कायक कोशिका होती है और दूसरी जनन कोशिका। तो ये दिया है। फिर क्या है, शेष प्रजाति मतलब जो 40% रह जाती हैं। तो शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले दो नर युग्मकों को बनाते हैं। मतलब इसमें 3 चरण होंगे। आगे देखते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार जैसे कि दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती हैं। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी कारक है। इसमें क्या बताया कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी कारक है। परागकण जो होते हैं वो पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों के लेने का प्रचलन बढ़ा है। मतलब हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में
बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्व मतलब घोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ये कुछ दिए गए हैं पूलन उत्पाद। पूलन उत्पाद मतलब परागकणों के जो उत्पाद होते हैं, इनके जो पूलन प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कार्यदक्षता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। मतलब अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है, ये क्वेश्चन है। कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। मतलब कुछ हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे कि धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। तो इसे याद रखें कि जो धान एवं गेहूं जैसे जो अनाज होते हैं वो अपनी उनके परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। जबकि गुलाब मतलब जो रोजेसी कुल का होता है, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी मतलब जिसमें सब्जियां आ जाती हैं आदि, कुछ सदस्यों में परागकणों की जो जीवन क्षमता है वो महीनों तक बनी रहती है। तो ये भी अच्छे से याद रखें कि गुलाब मतलब रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ ऐसे कुल हैं जिनके सदस्यों में परागकणों की जो जीवन क्षमता है वो महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य या शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजातियों के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। तो इसको याद रखें कि बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। ये डायग्राम दिए गए हैं। वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन, ये वर्तिकाग्र है, फिर ये अंडक है और नेक्स्ट ये बीजांड का है जिस टॉपिक को अभी हम पढ़े नहीं है, बीजांड का डायग्राम है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्त्री केसर, गुरु बीजाणु, धानी बीजांड तथा भ्रूणपोष टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।